आपकी बात आपके साथ बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम इशारे भाई मैं थारा भाई पिंदा मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदिल के साथ में स्वागत आप सबका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो भाई आज पहुँचा गाँव बामड़ा में और तारी मुलाकात करवाऊँगे संगीत के बहुत अच्छे जानकार डॉक्टर राकेश नागर जी, बहुत ही जिन्होंने मेहनत करी है। और कैमरामैन को बोलूँगा देखो भाई एक बार दिखा दे, ये संगीत की नॉलेज है उनको, बहुत ही जैसे पढ़ाई करी है, पीएचडी होल्डर हैं और 4-5 बार जिन्होंने म्यूजिक से नेट भी क्लियर किया है, अनेक प्रकार के साज बजाना जानते हैं और उन्होंने पुस्तकें वगैरह भी लिखी है संगीत के ऊपर। तो भाई बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और बदलता दौर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करा करो, क्योंकि संगीत से जुड़े हर एक कलाकार, हर एक कवि या फिर हर एक उस्ताद से रूबरू करवाता रहता है बदलता दौर चैनल दिन प्रतिदिन। सभी भाई से निवेदन है वीडियो का अंत तक ज़रूर बने रहियो। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब राम राम। नमस्कार, राम राम, प्रणाम जी, कैसे हो? बढ़िया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया। तो आज स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। वाह, मैं बदलता दौर चैनल के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को और उसके समर्थकों को अपने हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और दुआ करता हूँ ईश्वर से कि वो सदा सलामत रहें, हंसमुख रहें, खुश रहें। लोग कहते हैं कि कौन कहता कि आसमां को आदत है बिजलियाँ गिराने की, आसमां को आदत है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, तो बदलता दौर के चैनल के कलाकारों को भी आदत है वहाँ अपना आशिया बनाने की। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो सबसे पहले अपना परिचय तो कहते हैं कि कोई बहुत बड़ी हस्ती है तो अपना परिचय देती है, परंतु हम तो दुनिया के सबसे छोटे आदमी हैं और सबसे गरीब व्यक्ति हैं। कोई ज़्यादा बड़े परिचय के मोहताज तो क्या कहें, परंतु फिर भी एक जानकारी के तौर पर मेरा नाम डॉक्टर राकेश नागर है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से मैंने डॉक्टरेट की उपाधि की है संगीत विषय से, और विशेष करके मेरा जो शीर्षक है शोध का वो रहा है संत कबीर की जो वाणियाँ हैं उनमें सांगीतिक जो तत्व हैं वो क्या हैं और उनको गाने वाले उन रचनाओं को कौन कौन है, इस पर मेरा कार्य रहा है। विशेषकर जो अनाथ बच्चे हैं, अपाहिज हैं, जो अंधे बच्चे हैं या ऐसे जो गरीब बच्चे हैं, उनको सांगीतिक दृष्टि से मैं उनको शिक्षा दीक्षा प्रदान करता हूँ निःशुल्क, उनसे कोई किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के प्रांगण से ही मैंने बीए की उपाधि ली है, एमए की ली है, 4 बार नेट क्वालिफाइड किया है यूजीसी से। ये छोटा सा परिचय है। इसके दौरान डिजिटेशंस और साथ में 1-2 पुस्तक लिखी हैं जो एचटेट, नेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है और अनेक मंचों पर मैंने अपना प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आप बोल रहे हो कि ये छोटा सा परिचय है, एक कहावत है कि बोले भाई नानी आ गई, वह थी इतनी मोटी, बोले यार नानी है तो फिर हमारी तो खोजे नहीं, तो आपका छोटा परिचय तो हमारी तो खोजे नहीं। तो बहुत ही स्टार कलाकार भाई, और संगीत के लगा लो धर्मेंद्र हैं अपनी देसी भाषा में, संगीत के धर्मेंद्र देख भी सको हो। और जैसे शुरुआत कहाँ से हुई डॉक्टर साहब, शुरुआती दौर की बात? बिल्कुल शुरुआत की मैं आपको बताऊं कि मेरे गुरुजी हैं श्री शैलेंद्र सिंह जी भिवानी से जी। हाँ, तो उनके पास मैंने सीखना प्रारंभ किया था। किस उम्र में? लगभग ये लगाओ कि 9वीं 10वीं की ये बात होंगी उस समय पे। तो तब मैंने सोचा था कि मैं संगीत सीखूंगा। हाँ। लेकिन काफ़ी समय लग गया उसमें, मैं +1 तक आ गया ये सोचते सोचते। और सिर्फ सीखना का लक्ष्य मेरा ये नहीं था कि मुझे संगीत सीखना है, बल्कि मेरा टारगेट ये था कि मैंने संगीत केवल 20 या 30 गानों तक सीमित रखना है। मुझे गाने बजाने आ जाए हारमोनियम पे, बस शौक के तौर पे। और इच्छा थी कि मैं जो है ना एक विशेषज्ञ बनूँ, एक डॉक्टर बनूँ, दवाइयों के डॉक्टर की इच्छा रखने वाला, और मैं जो है ना संगीत का डॉक्टर बन गया जी। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। श्री शैलेंद्र जी गुरुजी ने मेरे को राग वाग करवाए, उन्होंने ही मेरे को सिखाया हारमोनियम वगैरह। उसके पश्चात उनके पास एक बार समय कम था तो पास में ही हमारे जो है ना गुरुस्मान मेरे प्रदीप जी हैं, प्रदीप खन्ना जी, उनके पास में मैंने फिर जो है ना जागरण का जो काम होता है, बंदी से जागरण का जितने भी कंपोजिशंस वगैरह हैं, जो भजन वगैरह हैं, जो उनकी स्वरलिपियाँ निकालने का काम सीखा उनसे।
उसके बाद में फिर एक नारनौल से गुरुजी थे श्री सत्यनारायण हरित जी, बहुत अच्छे गुणीजन थे। तो मेरे गुरुजी जो शैलेंद्र जी थे, शैलेंद्र जी हैं, उन्होंने उनके पास भेजा। उनके पास समय नहीं था एक बार, तो उन्होंने कहा कि आप एक बार वहाँ चले जाइए और कुछ राग सीख के आइए, मैं जब तक मैं थोड़ा सा अपना काम कर लेता हूँ। तो उन्होंने भी मेरे को 15-20 राग करवाए थे और फिर मैं वापस श्री शैलेंद्र जी से अब तक सीख ही रहे हैं, अब लाइफ टाइम सीखते ही रहेंगे। उसके पश्चात में फिर मेरे को डॉक्टर विमल है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में फ़िलहाल हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और HOD भी रहे हैं, पहले कई बार डीन HOD रहे हैं। और वो उनके वहाँ जा कर के मैंने संगीत से जो है ना MA की, और उन्होंने मेरे को एक स्थान दिया PhD में, और उनके अंडर ही मैंने जो अपनी डॉक्टरेट की उपाधि कंप्लीट की है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जैसे शुरुआती दौर वहाँ से हुआ गुरु जी से, श्री शैलेंद्र जी से शुरुआत हुई। उसके बाद में धीरे धीरे फिर मैं जैसे प्रदीप खन्ना जी से भी मैं थोड़ा थोड़ा सीखता रहा हूँ। और हरित जी जो नारनौल जी से थे मेरे गुरु जी, वो एक्सपायर हो चुके हैं और वो भी काफ़ी पुरोधा थे संगीत के, उनसे मैंने काफ़ी राग सीखे। तो सभी को मैं अपने गुरु समान समझता हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जैसे छोटी ही चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा जी, जैसे हरियाणवी संस्कृति अपने कल्चर है जो जी, तो उसको जैसे एक सांग हो गए या फिर रागनियाँ हो गई, बिल्कुल, या भजन शब्द वाणी जो भी है, उनको हरियाणवी संस्कृति से जोड़ा जाता है। जी, हालांकि ये एक गायन विद्या का एक हिस्सा है। बिल्कुल। तो जैसे कौन सी विधाएं अपनी ऐसी रही है जो विलुप्त होती जा रही है? बहुत सारी अनेक विधाएं ऐसी हैं जो कि अब ये तो नहीं कहेंगे कि ये फुहड़ता आ गई है, क्योंकि बहुत सारे संगीत की गायन शैलियाँ डेवलपमेंट और हो गई हैं जिसको पब्लिकली पसंद किया जा रहा है। तो उसकी आड़ में जो हमारी असली संस्कृति, असली जो धरोहर थी वो लुप्त हो गई है। उसमें काफ़ी सारी विधाएं, जैसे रागनी सबसे सर्वप्रथम है, हमारे हरियाणा की रागनी सबसे सर्वप्रथम है जो सांग की एक धरोहर थी जी। तो रागनी का जो स्वरूप था वो चेंज हो गया है। अब उसको गाने के अंदाज में पेश किया जा रहा है ताकि मुख से शब्द निकला और श्रोता के कान में पड़ा और जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए, उसको इस दिशा की तरफ ले जा करके बनाया जा रहा है। उसके अलावा जैसे बहरे, अल्ले, तबील, चमोला, नसीरा, खाका, ये जितनी भी रचनाएं हमारी हैं वो सारी लुप्त हो गई। एक होती थी जो हमारी जो परंपरा में जो हमारी माताएं, हमारे जो बुजुर्ग, हमारे दादा पिता जो शब्द गाते थे पहले सत्संग में, आस पड़ोस में, और कहीं ना कहीं हर संगीतकार की उन्हीं से ही शुरुआत होती है। आस पड़ोस में जो सत्संग होता है वहाँ मटका बजता है, उसे सुन करके फिर वो चाहे कितना ही बड़ा कलाकार बन जाओ, लेकिन होती कहीं ना कहीं आसपास में जागरण या इसकी संध्या शब्द से। तो वो शब्द जो थे उनकी मार्मिकता खत्म हो गई है। अब दूसरे टाइप के शब्द आ गए हैं, गाने की दिशा पर उनको बनाया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी सुना जाए उनको, और TRP लेने के लिए। तो पहले के जो शब्द थे उनमें विषय थे अलग अलग, जैसे चदरिया, बॉडी के ऊपर है चदरिया झीनी है झीनी, अष्टकमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पूनी, चदरिया झीनी है झीनी। इसी प्रकार से चदरिया के अलावा और है कोट, यानी कि दर्जी ने ये कोट बनाया, बड़ी चंगी करी सिलाई कि ऐसी बॉडी बनाई जिसमें एक भी जो है ना टाका नहीं लगाया गया है और सारी फिट करी गई है। इतने डॉट हैं लेकिन फिर भी छिद्र के अंदर से वो चीज़ें बाहर नहीं निकल रही हैं, इतने छिद्र हैं। तो ये इस प्रकार से रचनाएं थी। वो सांग में भी इसी प्रकार से हैं कि भी एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आ जाता है गाने के लिए। तो भजन शैली में भी इसी प्रकार से है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो लुप्त हो गई। तो एक विशेषकर शैली थी जो हरियाणा की खास, जिसको कहा जाता है हेली। तो हेली बहुत कम मतलब गायक आज मतलब गाते हैं, पहले गाई जाया करती थी, जिसके जैसे प्रसिद्ध हेली थी हे बावड़ नहीं आवांगे हम परदेसी लोग, हम परदेसी लोग बावड़ नहीं आवांगे हम परदेसी लोग। ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, मतलब पुराणिक थी। इनमें राग भी और उनके रागों के तत्व जो थे वो एक क्लासिकल बेस पे मतलब उठाए गए थे, हमारे जो पुरोधा थे पहले जो, और वो सारी चीज़ें चली गई हैं। फिर नए जो गाने हैं वो आ गए हैं संस्कृति में।
तो ऐसा नहीं कह सकते कि संस्कृति उनसे ऊपर नहीं उठी है, संस्कृति ऊपर उठी है, लोग संस्कृति को देख रहे हैं। आज यूथ फेस्टिवल से लेकर बड़े बड़े कार्यक्रम ऐसे हो रहे हैं, युवा कार्यक्रम होने लग गए हैं, लेकिन जो असली जो हमारा जो साहित्य था वो कहीं ना कहीं छिप गया है, वो छिप गया। हाँ, और बच्चों में संस्कार थे वो खत्म हो गए हैं उस चीज़ को लेकर के। जी, तो जैसे मतलब जो आपकी क्वालिफिकेशन रही है, जी। वो क्या क्या बताई? जैसे पीएचडी कर चुके हाँ, आप, मैंने और 5 बार शायद 4 बार मैंने नेट क्वालिफाइड किया है, और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की जो यूआरस है वो क्वालिफाइड की है। पीएचडी का एंट्रेंस क्वालिफाइड किया, पीएचडी में आए तो पीएचडी की डॉक्टरेट उपाधि भी जो है ना उसके लिए मैं उत्तीर्ण हूँ, और उसके लिए जो डेजिटेशन लिखा है वो रखा है, ये डेजिटेशन जी, तो देख सकते हैं आप। उसके पश्चात एक ये पुस्तक भी मैंने लिखी है, और देश में काफ़ी सारी अन्य और भी परीक्षाएं रही हैं, जो जैसे WCF जिसको वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक रिकॉर्ड के तौर पर माना जाता है। दुनिया में विश्व में पूरे विश्व में एक ही बार एक ऐसी मंच लगी है आज तक, जब से ये सृष्टि रची गई तब तक का बता रहे हैं जी, जिसका नाम WCF, आप नेट के ऊपर सर्च करोगे WCF 2016 तो पूरा डाटा उसका आ जाएगा, जिसमें एक ही मंच पर 32-33 हारमोनियम वादक बैठे हैं, 20-25 हज़ार तबले वाले बैठे हैं, 15,000 किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट के कलाकार बैठे हैं, और 20-25 हज़ार गायक भी बैठे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के 1,00,000-2 लाख आदमी एक ही स्टेज पर मिल करके और एक ही रचना को गा रहे हैं और एक ही उसमें ताल बज रही है। तो उसका नाम था WCF, वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल, दुनिया का सबसे बड़े मंच थी वो। उस मंच का मैं हिस्सा रहा हूँ, मैंने भी 3 दिन तक वहाँ पर राग पेश किए हैं। उसमें मेरे एक स्टूडेंट हैं कश्मीर, उन्होंने भी हिस्सा लिया है, और साथ में डॉक्टर अंतरिक्ष शर्मा, मिस्टर सोनू खनगवाल, अजीत खनगवाल, इन्होंने भी मतलब पार्टिसिपेट उसमें रहा। हम इकट्ठे ही यहाँ से गए थे एक बार, उसके लिए तमाम इंटरव्यू हुए थे, पहले ऑडिशंस हुए थे, तो उसमें हमारा सौभाग्य था कि हमारे को वहाँ तक जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो 150 देशों के कलाकार उसमें आए थे और दुनिया की सबसे बड़ी मंच थी वो। इस प्रकार से ये जर्नी रही है। ये आपकी मेहनत है जी, ये आपका जज्बा था। जैसे शुरुआती दौर की जैसे बात करूँ मैं, पारिवारिक स्थिति कैसी रही बचपन? पारिवारिक स्थिति से तो मतलब आप हैरत अंगेज होंगे कि पिताजी सब्जी बेचते थे, और गली गली जा कर के मतलब कहते भाई सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। तो वो 100-150 रुपये की जो है ना अपनी सब्जी भरते थे, और फिर उसमें से क्या बचाएगा क्या, तो बहुत गरीब स्थिति थी, दयनीय स्थिति थी। तो उस समय लगभग ये दिमाग में आ चुका था कि 9th क्लास में मेरे को मतलब ये हो चुका था कि भाई मैं आगे मतलब पढ़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि घर के ऐसे हालात नहीं थे कि वो 10वीं में एडमिशन दिला दे। और 9th क्लास के बाद 9th में तो एडमिशन के पैसे भी नहीं थे मेरे पास में, उस टाइम 60 रुपये जो होते थे वो मेरे पास नहीं थे। तो फिर मैंने एक संकल्प लिया कि क्यों नहीं दिन में काम किया जाए। तो मैंने तूड़े के ट्रैक्टर पे काम किया, तूड़े के ट्रैक्टर में भूसा भरने के लिए काम किया, और करीबन 4-5 साल तक किया, और उस रात को अपनी स्टडी कंप्लीट करता। तो मैंने 10वीं की, फिर +2 की, फिर साथ साथ में शास्त्री की मैंने संस्कृत से, क्योंकि शास्त्री इसलिए कि संस्कृत से अगर शास्त्री करते हैं तो वो क्या है कि शरीर में जो सद्भावना है और सत्कर्म है, सद्गुण है, उनकी भावनाओं को उजागर कर देती है, क्योंकि संस्कृत के साथ जुड़ते हैं तो सद्विचार आते हैं। इसलिए मैंने उसको साथ में लिया, और म्यूजिक जो शैलेंद्र गुरु जी से जो सीखना शुरू किया, संगीत और शास्त्री दोनों ने मिल करके सत्कर्मों की परिभाषा को मेरे को जानने का अवसर दिया, और इसलिए मतलब यहाँ तक पहुँच पाए। जी, बहुत ही मेहनत आपने करी, और धीरे धीरे करके मतलब हालातों को सुधारने की कोशिश की। खुद ही पिताजी एक्सपायर हो गए थे, फिर +2 के बाद BA वाले शास्त्री की, ग्रेजुएशन म्यूजिक से की, उसके बाद मास्टर डिग्री की। मास्टर डिग्री करते करते भी काफ़ी मतलब कंडीशन ठीक नहीं थी, बस का किराया भी बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके मतलब मैं जाता था बस वाले से। और एक भले आदमी थे, बड़े अच्छे, उनका नाम प्रदीप है, कंडक्टर, उन्होंने मेरी हेल्प की। जहाँ 30 रुपये लगते थे वो मेरे से डेली 20 रुपये लेते थे, तो बड़ी हेल्प की उन्होंने मेरे से, तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाया इस मामले में। और अब यूँ है कि उसके बाद थोड़े रास्ते खुले काफ़ी सारे, तो मैं अपना काम करता गया। जी, जैसे इतनी कामयाबी हासिल आपने हुई, फिर जैसे एक चीज़ हुआ अगर कि भाई मैं कामयाब हो गया, मैंने दुनिया का ठेका, जी, यहाँ तक सीमित हो जाते लोग। आपने मतलब कैसे ये विचार मन में आया कि भाई जो अपाहिज बच्चे हैं या फिर असमर्थ है संगीत सीखने में, तो उनके लिए निःशुल्क सेवा
का प्रावधान किया आपने। तो ये विचार कब आया आपके मन में? ये विचार मेरे मन में इसलिए आया कि जैसे गांव में जब या फिर आसपास में कहीं कोई प्रोग्राम होता था तो कई बार कलाकारों को बुलाते थे, कलाकार बहुत ज़्यादा पैसे मांग लेते थे या फिर समय पे नहीं पहुंचते थे, उनके नखरे बहुत ज़्यादा होते थे। कुछ कलाकार शराबी कबाबी भी थे जो कि समय पे नहीं पहुंच पाते थे। तो मैंने थोड़ा अंदाज़ा लगा कि ऐसे घर हैं जो जहाँ पे प्रोग्राम कराना चाहते हैं फिर तो रह ही जाएंगे, उनके पास तो पैसे ही नहीं है, या फिर ऐसे बच्चे जो संगीत सीखना चाहते हैं और उनके पास बजट है नहीं सीखने का, तो फिर वो कैसे संगीत के क्षेत्र में आ पाएंगे जी। तो मैंने निर्णय लिया कि जिस प्रकार मैं दुखी होकर के अपना इस जर्नी को पूरा कर रहा था, कोई और बच्चा दुखी ना हो। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना निःशुल्क जो है संगीत की सेवा दूंगा, चाहे वो कोई भी उम्र का हो, किसी भी उम्र का हो, 8 साल से लेकर के 10 साल से लेकर के ऊपर से कितना भी हो, ताकि उसके दिमाग में समझने की, संगीत को समझने की क्षमता आ जाए। तो उसको मैं, चाहे वो थ्योरेटिकल लेवल पे है, शास्त्रात्मक तरीके से भी उसको DSSB, NVS, KVS, नवोदय विद्यालय, इनके एंट्रेंस, PhD एंट्रेंस जो है उसमें भी अगर वो कुछ सीखना चाहता है थ्योरेटिकल लेवल पे भी वो भी और प्रैक्टिकल लेवल पे भी, तो ये कार्य मैंने वहाँ से प्रेरित होकर किया है। क्योंकि मेरा कहना ये था कि कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन हम खोएं क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों, गाए जाओ संगीत के तराने, ठंडी आहें भरना क्यों, और मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्यों। तो चाहे कितना ही अपाहिज क्यों ना विद्यार्थी अगर वो संगीत सीखता है, तो इस लाइन में बहुत सारे बच्चे संगीत सीख करके गए और आज कहीं ना कहीं नौकरी भी कर रहे हैं, स्कूलों में या कॉलेजों में कहीं ना कहीं अपना काम कर रहे हैं या कोई स्टूडियो में काम कर रहा है। तो जैसे बात करना चाहेंगे, करीब लगभग 100 से ज़्यादा या फिर और भी आप बताइए कितने जो आपके शागिर्द रहे, आपके शिष्य रहे हैं? शागिर्द तो ये है कि वो मतलब छोटा मुँह और बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि कभी कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी काउंटिंग तो कभी की नहीं, परंतु यहाँ से लगभग 300-400 बच्चे मतलब सीख के मतलब गए हैं। काफ़ी बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, उनमें से जैसे कश्मीर है और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि सरकारी पोस्ट पे ही हैं, वो चाहे प्राइवेट किसी स्कूल में, कॉलेज में है, लेकिन वो काम कर रहे हैं उसमें से। लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो SI हैं या फिर हैंडीकैप्ड हैं या मतलब जिनके पास देने के लिए फ़ीस नहीं थी, तो उनको और चल ही रहा है ये। मैं लाइफ टाइम मेरा ये है लक्ष्य है कि ऐसे विद्यार्थियों को मैं जब तक भी मेरे घर पे कोई आता रहेगा तो मेरे लिए मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे घर पे आ रहे हैं, मैं उनको सिखा पा रहा हूँ जी। बहुत बढ़िया पहल आपने करी और बहुत ही अच्छी सोच आपकी है, और उसी के बलबूते आज भिवानी क्षेत्र में ही नहीं बिल्कुल हरियाणा से बाहर, और वो तो दुनिया की सबसे बड़ी मंच तक आप पहुँचे हो। ये बहुत ही हमारे एरिया के लिए, हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए गर्व की बात है। तो डॉक्टर साहब जैसे बात करेंगे संगीत के ऊपर थोड़ा जोर देंगे, तो संगीत क्या है उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, संगीत बस वैसे तो लोग देखते हैं भी एक कला है, यहीं तक सीमित है। कई लोग तो कह भी देते हैं कि एक बच्चा घर में अगर मैथ सब्जेक्ट को लेता है और एक बच्चा साइंस के सब्जेक्ट को लेता है और एक बच्चा अगर संगीत को लेता है, तो मैथ और जो साइंस का जो बच्चा है उसके लिए ट्यूशन्स भी उपलब्ध होंगी, उसके लिए अच्छे कपड़े भी उपलब्ध होंगे, लेकिन जो संगीत का विद्यार्थी है उसके लिए कहेंगे भी ये तो वैसे ही सीख रहा, गा लेता है बस, इसका तो कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन मैं उन अनभिज्ञ लोगों के लिए ये संदेश देना चाहूँगा कि संगीत कोई केवल सिर्फ एक छोटी सी गाने की एक छोटी सी कला नहीं है, वो बहुत बड़ी, वो तो ललित कलाओं की एक ऐसी एक सागर है, महासागर है, जहाँ से अन्य सारे रास्ते निकाले जाते हैं। आज तो जो मेडिकलों में जो इलाज है, संगीत की जो थेरेपी है, वो भी संगीत के माध्यम से करी जा चुकी है। तो संगीत जो है सम शब्द के साथ में, गीत शब्द के साथ में सम उपसर्ग को लगा करके अगर थ्योरेटिकल लेवल पे देखा जाए तो इसका जो है ना उत्पत्ति हुई है। परंतु गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों के लालित्य से, इनके संगम से जो मिलकर के जो एक विद्या उत्पन्न जो होती है वो संगीत है। और संगीत केवल गाने बजाने तक सीमित नहीं है, वो हृदय की गहराइयों तक पहुंचने, किसी अंतरात्मा को सुकून देने वाली प्रक्रिया है और किसी के दुखों को निवारण करने की प्रक्रिया है, किसी के हृदय से निकलकर किसी दूसरे हृदय तक समाने वाली एक ऐसी विधा है जो कि उसके सारे गमों को भुला करके उसका एक नया जीवन रूप देती है जीने के लिए। ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन को सारी तरह से, सब तरह से हार करके जब संगीत की तरफ से अपनी दशा चेंज करते हैं तो वह ज़रूर अपने जीवन में कामयाब हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि होते हैं जिनके हौसले
मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं है विद्यार्थियों, बुज़दिलों के वास्ते। जी। और संगीतकारों के लिए स्पेशल है ये बात, कलाकारों के लिए, सभी के लिए है। इन कलाकारों के हौसले तो बुलंद हैं और हिम्मत की जान रखते हैं, पैरों तले जमी तो क्या, ये कलाकार आसमान रखते हैं। बहुत तो संगीत अपने आप में एक बहुत बड़ी विधा है, पूरा ब्रह्मांड इसमें समाया हुआ है। देवी देवता, पशु पक्षी, जल थर जीव चराचर, सारा जगत इस संगीत के पास है और संगीत के अंतरात्मा में बद्ध है। बहुत बढ़िया। जैसे सुनने में आ कि ये जो गाना बजाना जी अपना वेदों से निकाला हुआ। हाँ बिल्कुल, मतलब जो सिद्धांतिक तौर पर जब हम देखते हैं तो देखा जाता कि जो सामवेद और ऋग्वेद की जो ऋचाएँ थी उनको गाया जाता है। आज के समय पर अगर कोई समझना चाहे तो मैं समझा सकता हूँ कि जब किसी लड़की की शादी में या फिर किसी अनुष्ठान में, किसी धार्मिक क्रियाकलाप में, कलम में, ये जब जो हमारे पंडित के द्वारा जो ऋचाएँ गाई जाती हैं, जो मंत्र उच्चारण होते हैं, वो ऋचाएँ हैं और उन्हीं ऋचाओं के प्रयोग से ही जो है ना सामवेद में संगीत की उत्पत्ति होती है। वही ऋचाएँ गाई जाती थी, धीरे धीरे करके उनमें थोड़ा थोड़ा सुधार किया गया और कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको आवंटित करके, बंटवारा करके, वर्गीकरण करके संगीत की अनेक विधाएँ बना दी, जैसे जाति, प्रबंध और गायन की अनेक शैलियाँ, ख्याल, और उसके बाद में फिर प्रबंध के भी अलग अलग प्रकार के वाड़, और ख्याल के गायन जो थे, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, विलंबित लय में और द्रुत लय में, और मध्य लय के ख्याल, ठुमरी गायन शैली, मतलब चीज़ें वहीं से हैं सारी की सारी। गीतियाँ गाई जाया करती थी। प्रारंभ में क्या होता था कि सबसे पहले जाति गायन शैली था। जब 4वीं-5वीं शताब्दी की बात है, आचार्य भरत मुनि थे जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा था। 4वीं-5वीं शताब्दी में पूरे ब्रह्मांड में संगीत फैला हुआ था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये गायन शैलियाँ हैं कहाँ कहाँ की और कौन कौन सी हैं। तो उन गीतियों के आधार पर उनको बांटा गया, जातियों के आधार पर बांटा गया उनको, कि भी 7 जातियाँ शुद्ध हैं और जो है ना 11 विकृत हैं। टोटल 18 जातियों का निर्माण हुआ कि इसका क्षेत्र का ये गीत है, इस क्षेत्र का ये गीत है। फिर धीरे धीरे काकू भेद आ गया। काकू का मतलब होता है गले से उत्पन्न होने वाली अनेक परंपराएं या फिर कुछ प्रक्रियाएं जिसे भेद आ जाता है। जैसे आप कहेंगे मैं घर जाता हूँ, हमारे क्षेत्र में ऐसे बोला जाएगा। जैसे ही आप बरवाड़ा के क्षेत्र में जाएंगे तो चेंज हो जाएगी, या मोठ लुहारी के क्षेत्र में जाएंगे, जींद के क्षेत्र में जाएंगे तो मैं घर जा रहा हूँ जी, तो वो उसका जो काकू भेद, बोलने का भाषा वही है लेकिन उसका आवाज़ का जो बोलने का अंदाज है वो चेंज हो जाता है। इसी प्रकार संगीत में भी है। संगीत में थोड़ी सी मार्मिकता अगर अपनाई जाए तो उसको गज़ल का दर्जा दिया जाता है, सुगम संगीत कहते हैं। अगर उसमें लोक संगीत की झलक दिखा करके उसमें थोड़ा सा अधिक बल दिया जाए तो वह लोक विधा कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखाऊं कि जी जरूर। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। अब इसी चीज़ को जब हरियाणा के क्षेत्र में थोड़े से अच्छे मतलब ज़ोरदार लहजे के साथ में अगर पेश किया जाए तो वो चेंज हो जाएगा उसका लहजा, वो गायन शैली फिर लोक बन जाएगी, चाहे धुन यही रखी जाए। मात पिता और संत गुरु की सेवा करनी चाहिए रे, इन चारों के चरण पूज के स्वर्ग लोक में जाइए रे। अगर इसी विधा को हल्का सा शास्त्रीय अंदाज दे करके पेश किया जाए तो वह फिर सिद्धांतिक रूप धारण कर लेता है, वो क्लासिकल बन जाता है। अगर मानिए निरे गर निदास निरे गर
नि रे ग म प रे म ग रे नि द सा सखिए रियाले पिया बिना सखी कलना परत मोहे घरी पल छिन देन हे रियाले पिया बिना निरे गरे निरे ग म गरे निरे ग म प म गरे निरे ग म प म गरे निरे ग म प द प म गरे निरे ग म प द नि द नि द म गरे स स सखिए रियाले। ये क्लासिकल अंदाज की तरफ चला जाता है, गुस्ताखी माफ़ी चाहूँगा मैं। तो ये अलग अलग विधाएं हैं संगीत की, और जो कि अलग अलग रास्ते की तरफ जाने का इशारा करती हैं। जी, जैसे लोक संगीत जी, वो तो जैसे हर क्षेत्र का अलग हाँ अलग बिल्कुल। होता है। तो लोक संगीत का ये है कि ऐसा संगीत, लोक शब्द की उत्पत्ति ही लोग शब्द से हुई है, यानी लोगों का संगीत। लोक संगीत का मतलब है लोगों का संगीत, यानी जिस क्षेत्र के जो लोग जिस संगीत को गाते बजाते हैं अपनी भाषा में, अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है, तो वह वहाँ का संगीत बन जाता है, उसको कहते हैं लोक संगीत। और लोक संगीत किसी भी प्रदेश का लोक संगीत अपने आप में कम नहीं है। अपनी पौराणिक जितनी भी परंपराएं, धार्मिक अनुष्ठान और जितने भी रीति रिवाज, त्यौहार और हमारे ब्याह शादी के जो जितने गीत या संबंधित अनुष्ठानों के जो गीत हैं, वो अपनी ही भाषा में गाए जाते हैं, क्षेत्रीय भाषा में गाए जाते हैं, ताकि उनका हर बच्चा और ऐसे व्यक्ति जो अनपढ़ हैं वो भी सब समझ पाएँ, समझ सके। तो उसको कहते हैं लोक संगीत। लोक संगीत। और लोक संगीत से ही शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति हुई है। जी जी, क्योंकि जब ब्रह्मांड में चारों तरफ लोक संगीत फैला हुआ था ना, तो उसका बंटवारा किया गया था कि भी किस प्रकार से इसको, तो जातियाँ बनी उसी से। यानी कि जो शास्त्रीय संगीत में लोक संगीत के अंदर ही काफ़ी सारे नियम निर्धारित करके कि भी जो राग सुबह का, जैसे भैरवी राग जो है, तो वो भैरव सुबह में ही गाया जाए, प्रातः उसमें दोपहर में ना गाया जाए, शाम को ना गाया जाए, यानी उसमें सिद्धांत तैयार किए गए, उसमें नियम तैयार किए गए। उस शास्त्रीय संगीत में और लोक संगीत में यही फ़र्क है, लोक संगीत कभी भी किसी भी वक्त गाया जा सकता है, वो हमारा अपना क्षेत्रीय संगीत है। शास्त्रीय संगीत के नियम हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ही गाया जाएगा। अगर उसके नियम तोड़कर हम गा रहे हैं तो हम शास्त्रीय संगीत का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये लोक संगीत है। और आज तक जितने भी आर्टिस्ट हैं, जैसे प्रहलाद सिंह टिपानिया जी हैं, कालूराम बामणिया जी हैं, सबनम वीरमानी जी हैं, अजय टिपानिया जी हैं, अरुण गोयल जी हैं, सभी जो लोक कलाकार, भवरी देवी, मुरालाल जी हैं, तो सब के सब जो है लोक संगीत की धरोहर को ऊंचा उठाने में लगे हुए हैं। जी, और हमारे क्षेत्र के, हरियाणा क्षेत्र के मैं कहूँ, जैसे धनपत जी हुए हैं जो बहुत बड़े सांगी हमारे हुए हैं, पंडित मांगेराम जी हैं, लक्ष्मी चंद जी हैं, और भी अनेक, मतलब यहाँ मतलब इतनी लंबी लाइन लगाएंगे कि हमारे हरियाणा में तो बिल्कुल एक जड़ है संगीत, लोक संगीत की। यहाँ से तो सारी जड़ें उपजती हैं। तो ये सभी ने जो है लोक संस्कृति और संगीत को बढ़ाया और ऊपर लेकर गए। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जैसे अपने सांग विधा होया करते, बिल्कुल बिल्कुल, या फिर देसी रागनी होया करती, तो वो कौन सी विधाएं हैं जो विलुप्त हो गई? हाँ, सांग विधा में नंबर एक, सबसे पहले तो सांग को ही हम लेंगे, क्योंकि सांग विधा जो थी वह हर मंच पे, हर गांव में, हर क्षेत्र में किसी न किसी पर्व पर उसका स्वरूप देखने को मिल जाता था। परंतु सबसे पहले तो जो सबका जो बाप है, जो गायन शैली का जो सांग परंपरा है, वही लुप्त हो गई है। उसके अंदर फिर छोटी छोटी अन्य गायन शैलियाँ थी जो कि कभी कभी किसी विशेष अवसर पर गाई जाया करती थी, वो बहुत कम लोग मतलब गा रहे हैं। जैसे जो लोक संगीत के या फिर आकाशवाणी के जो सिंगर हैं या फिर लोक संपर्क डिपार्टमेंट के जो कलाकार हैं, वो ही कलाकार लगभग इन शैलियों को जान रहे हैं। या फिर कुछ ऐसे गुणीजन हैं जो कि हरियाणा शैली को बचाए रखा है, जिन्होंने, वो लोग इस संस्कृति को और संगीत को, इन रचनाओं को मतलब संजो कर रखे हुए हैं। नहीं तो बाकी तो जो आम जो जनता है वो तो सब भूल चुकी है। जैसे बहरे, अल्लाह, तबील, गुग्गा, धमोड़ा, ये चीज़ जो थी वो सारी लुप्त हो गई हैं। उनका कोई और रूप बन गया है। आज जो है ना, अपने मन को बहलाने के लिए, मन को खुश करने के लिए, पब्लिक को में टीआरपी पाने के लिए लोग अलग अलग प्रकार के संगीत को तैयार कर रहे हैं। तो जो लुप्त जो विधाएं हमारी, वो वापस फिर से अगर लाई जाए तो ये संगीत जगत के लिए बहुत बड़ा एक चमत्कार होगा। जी, तो एक दो बोल किसी भी। हाँ, जैसे
बहुत सारी विधाएं हैं, गायन शैलियाँ हैं, नसीरा है, गुगा है, बहुत सारी है, रागनी है। तो इस प्रकार से कुछ कई जो लुप्त हो गई हैं। ये एक आल्हा है जो कि कई जगह गाया जाता है। ये आज बहुत कम कलाकार गाते हैं। फिर सन 1857 की सन 1857 की हम 9 जनवरी बुलाना, चांदनी चौक कोतवाली में फांसी को लिया गले लगा, चांदनी चौक कोतवाली में फांसी को लिया गले लगा है। ये सन 1857 की सन 1857 की हम 9 जनवरी बुलाना, चांदनी चौक कोतवाली में फांसी को लिया गले लगा, चांदनी चौक कोतवाली में फांसी को लिया गले लगा। ये सारी विधाएं काफ़ी सारी लुप्त हो गई हैं जी। अच्छा, जैसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा आपसे मनोक साहब जी, जो हमारे कवि थे जी, उनके ऊपर अध्ययन किया आपने थोड़ा? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत सारे क्या हरियाणा के भी, पंजाब के भी जितने भी कवि हुए हैं, उनकी बदौलत ही हमारे पास वो रचनाएं आज संग्रहित हैं। उनकी बदौलत, उनका कर्म था जो कि वो दुनिया से अगर अलविदा कह भी गए हैं तो अपना एक ऐसा सत्कर्म बना करके अपनी कल्पना, अपनी कृति हमको दे करके गए हैं, जिसके कारण अपनी सारी संस्कृति को हम जिंदा रखे हुए हैं। तो उनमें से जैसे बाजे भगत जी थे, लक्ष्मी चंद जी थे, पंडित मांगे राम जी थे, और पंजाब के भी जैसे बुल्ले शाह, और संत प्रवृत्ति में देखा जाए तो जैसे संत रविदास जी हैं, संत कबीर साहब जी हैं, और नानक साहब जी हैं। तो उन सभी की जो पुस्तकें हैं या उनके जो ग्रंथ हैं ओरिजिनल हैं। आजकल तो क्या हो गया कि कई ग्रंथों की कॉपियां आ गई हैं और वो अपने अपने ढंग से उनको प्रकाशित कर दिया गया, तो उनमें जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी वो भी उसमें जाति पाति और भेदभाव की बातें आ गई हैं। तो इसलिए लोग उनको जो है पढ़ना भी मतलब अस्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार की इनके ग्रंथों के अंदर जो उन्होंने जो सारा जो गूढ़ ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान दे रखा है, वो आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आदमी के दैनिक जीवन के लिए एक मतलब दवा, एक औषधि की तरह काम करता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जैसे डॉक्टर साहब बात करना चाहूँगा मैं आपकी पुस्तक के बारे में। हाँ जी। जो आपके द्वारा रचित है, तो ये कब मन में आई ये विचार कि पुस्तक? हाँ, ये पुस्तक है मेरी, ये पिछले जब मैं अपने पीएचडी का जब कार्य कर रहा था और काफ़ी सारे बच्चे जब नेट और एचटेट, डीएसपी, केवीएस इस प्रकार की जो परीक्षा उपयोगी जो वर्क जो होता है उसके जब अध्ययन कर रहे थे, उन पुस्तकों जो पढ़ रहे थे, मैं स्वयं भी पढ़ रहा था, तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई थी कि एक परीक्षा को पास करने के लिए कम से कम 8, 9, 10 किताबें अध्ययन करनी पड़ती हैं। तब मेरे को ये लगा कि एक किताब का मूल्य जो है वो 1200-1300 रुपये ज़रूर होता है, और फिर लाइब्रेरी तक पहुंचना, या वो किताब उपलब्ध हो भी जाएगी या नहीं हो जाएगी, संगीत की सारी किताबें सभी जगह पे नहीं होती हैं। तो मैंने ये बनाया कि ऐसा कुछ किया जाए कि जो मैंने जिस चीज़ का अध्ययन किया है, जिन विषयों को मैंने पढ़ा संगीत में, जिन पॉइंट्स को मैंने पढ़ा है, कम से कम उन सभी पॉइंट्स को, उन किताबों को मैंने तो खर्चा लगा के पढ़ लिया, लेकिन एक ऐसी पुस्तक लिख दी जाए जो आने वाले समय में जो गरीब बच्चे हैं जो सारी किताबें 12-12, 13-13 किताबें नहीं खरीद सकते हैं, तो वो अपनी एक ही किताब खरीद सकते हैं जी। वो ज़रूरी नहीं कि ये मेरी है, अन्य भी काफ़ी सारी किताबें और संगीत मैनुअल है, संगीत रत्नाकर है, संगीत रत्नावली है, और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। हिंदुस्तानी संगीत में नेट मेरे जो पुस्तक है ये, तो ये एक ऐसी पुस्तक है जो कि बहुत सारी परीक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगी जी। इसको पढ़ के विद्यार्थी अपने जो लक्ष्य को प्राप्त हो सकते हैं जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो भाई ये पुस्तक है, इसका नाम है हिंदुस्तानी संगीत में नेट जी। ये कैसे उपलब्ध होगी? हाँ, ये अगर अमेज़न से लेना चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं, और एक स्पेशल इसका ऐप है जहाँ पे इसको संग्रहित किया गया है बेचने खरीदने के लिए। उसका नाम है एक्जोटिक ऐप, EXOTIC, एक्जोटिक ऐप। ये हिंदुस्तान का एक ऐसा ऐप है जहाँ पे पुस्तकें खरीदी और बेची जा सकती हैं जी। तो वहाँ से अगर लेते हैं बच्चे तो उनको थोड़ा सा लाभ हो जाएगा, थोड़ी कंसेशन पे मिलेगी। और कोई विद्यार्थी ऐसा भी है जो कि डायरेक्ट मेरे द्वारा मंगवाना चाहे तो मैं प्रकाशन से मंगवा कर 2-4 पुस्तकें यहाँ रख लूँगा, वो अपने ले सकते हैं। विशेषकर वो विद्यार्थी जो संगीत में नेट पास करना चाहते हैं
पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाइड करना चाहते हैं, या फिर बीए एमए का कोई एंट्रेंस देना चाहते हैं म्यूजिक की दशा में, म्यूजिक के विषय की तरफ, और या फिर जो बच्चे केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एचटेट वगैरह की परीक्षा देना चाहते हैं, तो उनके लिए किताब जो है रामबाण है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो भाई संगीत प्रेमियों के लिए बहुत ही खुशखबरी है, और भाई जिसको ज़रूरत हो या फिर जो इच्छुक हो ये किताब एक बार पढ़कर ज़रूर देखियो। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं, और करीब 12-13 किताबों की नॉलेज इसके एक के अंदर है शायद, है। हाँ बिल्कुल। तो वही बहुत सरलता से डॉक्टर साहब ने अपने द्वारा रचित है ये, डॉक्टर साहब के द्वारा, और बहुत ही अच्छी संगीत की नॉलेज इसके अंदर है। तो भैया आप खरीद सकते हो, वो जरिया डॉक्टर साहब ने बता भी दिया। तो डॉक्टर साहब जैसे बात करेंगे किन किन और स्टेजों पे आपको मौका मिला, और किन किन कलाकारों के साथ संगत करने का मौका मिला? हाँ, मेरा जो विशेषकर जो कार्य रहा है वो सब, आप जितने भी जो आर्टिस्ट हैं इस हिंदुस्तान में, जितने आर्टिस्ट हैं, मैं तो सभी को अपना जो है ना गुरु के समान ही मानता हूँ। तो सभी के कहीं ना कहीं से किसी न किसी के द्वारा, चाहे हमने सुनने के द्वारा किसी से कुछ मिला जरूर है। तो सभी के सहयोग से, सभी की दुआओं से मेरे को जो भजन शैली के जितने भी आर्टिस्ट हैं, निर्गुण भजन शैली के, चाहे वह प्रहलाद सिंह टिपानिया हैं, कालूराम बामणिया जी हैं, शबनम वीरमानी जी हैं, अनूप जलोटा जी हैं, गौरी देवी भौरी देवी जी हैं, या मुरालाल जी हैं राजस्थान से, मारवाड़ी जी जो है, और आखम खान लग्गा जी हैं, और कासम खान लग्गा जी हैं, और अनेक और भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ, कुमार विशु जी हैं जी। हाँ, तो उन सभी के साथ में मतलब काम करना, उनको सुनने का, उनके साथ काम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। ये सब आपकी दुआओं से है, या फिर उन गुणीजनों का ये मेरे ऊपर कर्म है, जो कि जिन्होंने मुझे साथ में रखने का मुझे अवसर दिया है। और पीछे जो RKY जो यानी कि राजस्थान कबीर यात्रा जब हुई थी, तो उसमें करीबन हम 3 लाख लोग जो है ना श्रोता और 300 आर्टिस्ट थे, उसमें भी मैं भागीदारी रहा हूँ, मेरी भागीदारी रही है वहाँ पे, और सभी के साथ अच्छा व्यवहार रहा है, और सभी का हृदय की गहराई से मैं जो है ना धन्यवाद भी करता हूँ। अच्छा, जैसे किसी विशेष फिल्म या फिर कोई नाटक वगैरह में आपने म्यूजिक दिया हो, उसके बारे में? काफ़ी सारी मतलब फील्ड में मैंने काम बहुत किया है, पर कुछ हालात इस कदर थे कि कई जगह से तो अपना जो है नाम वहाँ से हटवा करके अपना काम किया, और वहाँ से अमाउंट ली और बस निकल लिया वहाँ से। वो स्थिति डाउन थी? हाँ, स्थिति डाउन थी, और धीरे धीरे करके फिर काफ़ी सारी ऐसी थी, कई नाटक कई मतलब जो कि हरियाणवी फील्ड में, जैसे स्टेज ऐप की 1-2 रचनाएं हैं, उनमें भी मैंने मतलब हमने काम किया, मिलजुल के काम किया सभी, एक आदमी तो कोई काम नहीं करता है। और एक अभी आने वाले समय में एक फ़िल्म जो आ रही है, तो उसमें भी हमारा म्यूजिक हम दे रहे हैं। उसमें लगभग संगीत का निर्देशन मेरा और मेरे एक साथी हैं उनका रहेगा जी। हाँ, और उससे पहले जैसे छोटे छोटे क्लिप कहे हम, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा हिस्सा हमारा उसमें रहा है। छोटे छोटे एपिसोड हैं, या फिर किसी कोई भजन है किसी का, या फिर किसी का कोई हरियाणवी सॉन्ग है, उनमें भी आया था, तो वो उनमें सभी ने कहीं ना कहीं काम रहा है जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जैसे बात करा आपने जो इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिक के जी, तो वो कौन से हैं जो आप प्ले कर लेते हो? वैसे तो देखो, व्यक्ति को केवल एक ही इंस्ट्रूमेंट या फिर एक ही कला का जो माहिर होना चाहिए, लेकिन संगीतकार को थोड़ी थोड़ी नॉलेज सभी वाद्य यंत्रों की या फिर सभी गायन शैलियों की रखनी होती है जी, ताकि वह अपने आप को थोड़ा सा अच्छे से लोगों को पेश कर पाए जी। इसलिए मैं विशेष करके मेरा सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है वो हारमोनियम है। मैं हारमोनियम प्ले करता हूँ जी। और वोकल क्लासिकल है, गज़ल है गायन शैली में, और ठुमरी, दादरा, टप्पा, और साथ साथ में जो है ना भजन गायन शैली तो मेरी मेन विशेष है ही जी। कव्वाली गायन शैली भी मैं कर लेता हूँ। उसके साथ में जो लोक वाद्य है बेंजो, उस पर मैंने काम किया, मैं बजा लेता हूँ। साथ में तबला भी प्ले कर लेता हूँ जी जी। और कोंगो और ढोलक भी प्ले कर लेता हूँ, बट बहुत ज़्यादा सभी का माहिर नहीं हूँ मैं। मतलब सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आवश्यकता के अनुसार जहाँ ज़रूरत पड़ती है। जब क्लासिकल किसी बच्चे को करवाते हैं तो तबला प्ले कर लेते हैं, कहीं गज़ल का कोई कार्यक्रम है या फिर गज़ल किसी के साथ संगत करनी तो मैं तबले पर संगत कर लेता हूँ।
तो थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ों की नॉलेज गुरुओं के आशीर्वाद से है, सब मेरा अपना कुछ नहीं है। जी, एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जो शायद उसका नाम इससे मिलता जुलता होता है, हारमोनिका शायद। ये हारमोनियम है। हाँ। इसी का दूसरा एक रूप है, हारमोनियम का है, मेलोडी का भी कह देते हैं उसको। हाँ। मेलोडी का है। जितने भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि कीबोर्ड जिनमें लगा हुआ होता है, चाहे वो पाइप ऑर्गन है, माउथ ऑर्गन है, या फिर हारमोनियम का सिंथेसाइजर है, कीबोर्ड है, या हारमोनियम है, तो ये सारे लगभग जब हारमोनियम आ जाता है तो वो सारे आदमी वो इंस्ट्रूमेंट जो है ना बजा पाता है आराम से। तो मैं भी बजा लेता हूँ सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि सिर्फ उसमें फ़र्क यही है, कोई वाद्य यंत्र इलेक्ट्रिक है तो उसमें बिजली से चलेगा, बजेंगी चाबियाँ यही सारी। उसके बाद में कई ऐसे हैं कि जिसमें पंखे का जो काम है वो फूंक के द्वारा दिया जाएगा, पाइप ऑर्गन जिसको बोलते हैं, माउथ ऑर्गन भी कह देते हैं। तो उसमें हवा मुंह से दी जाती है, परंतु उसमें भी चाबियाँ यही होती हैं। तो गायन वादन जो गाना या जो कुछ भी बजाया जाता है, जो जितनी धुनें बजती हैं सारी वो कीबोर्ड पे ही बजती हैं। या ये मतलब चाहे कीबोर्ड है वो भी, उसमें भी चाबियाँ इसी प्रकार से हैं। तो ये लगभग सारे मतलब प्ले कर लेते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। ये हमने भी बहुत सारी जानकारी आपसे मिली और हमारा भी सौभाग्य का मांगे जो आज इतनी बड़ी हस्ती के साथ बैठने का मौका मिला। और जैसे एक संगीत के जैसे दो तरीके मानते लोग सीखने के, जैसे आपने थ्योरिकल सीखा है पढ़ाई के आधार पर, बिल्कुल। एक होता है कि भाई तजुर्बे के आधार पर प्रैक्टिकली सीखते हैं, तो बेस्ट कौन सा रहता है? मैं वैसे तो संगीत तो किसी भी प्रकार से आ जाए, दोनों ही तरीके ठीक हैं, लेकिन फिर भी एक मतलब हम संगीत सीखकर किसी व्यक्ति को अगर बता पाएंगे और दे पाएंगे तो वह तरीका है जब हम थ्योरी और प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल यानी कि प्रयोगात्मक रूप से और शास्त्रात्मक रूप से दोनों तरीके से जब उसको सीख लेंगे तभी हम किसी को बता पाएंगे। वरना कुछ ऐसे लोग हैं गुणीजन, जैसे हमारे ही बहुत सारे मतलब सांग परंपरा के बहुत सारे कलाकार हैं जिनके पास में बहुत सारा संगीत है पर वो किसी को दे नहीं पाते हैं। उन्होंने स्वयं ने सीख लिया है, परंतु अगर कोई बच्चा करके कहता है कि मेरे को बागेश्वरी राग के स्वर बताओ कैसे लगेंगे, पर वो बच्चा वो देने में असमर्थ होते हैं वहाँ पे। तो इसलिए संगीत के दोनों पक्ष अगर विद्यार्थी सीखते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। जी। अच्छा, जैसे और कोई ये वीडियो देखकर कोई सीखने की चाहत रखता हो तो फिर कैसे संपर्क करें आपसे? हाँ, उसके लिए या तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9255184299, डॉक्टर राकेश नागर के नाम से। गांव मेरा बामला है। जी जी। तो यहाँ पर आकर के वह संगीत सीख सकता है। जिस विद्यार्थी के पास देने के लिए फीस नहीं है, या फिर वह बहुत ज़्यादा गरीब स्थिति से है, या ऐसे विद्यार्थी हैं जो संगीत की क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने संगीत सीख लिया है, बीए और एमए भी कर ली है, लेकिन उनको कहीं जॉब की दशा में उनको जाना है, तो उनके लिए परीक्षा क्वालिफाइड करने के लिए समय नहीं है, या फिर उनके पास मार्गदर्शन की कमी है, तो वो विद्यार्थी ऐसे यहाँ निःशुल्क आ सकते हैं। जी। उनसे कोई किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई अपनी श्रद्धा से अगर कोई देने का इच्छुक है या फिर समर्थ है देने में, तो वह दे सकता है, अन्यथा उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। कोई मतलब दबाव भी नहीं है। दबाव और एक विशेष बात ये भी कि भाई जो हकीकत में संगीत प्रेमी है या फिर सीखने का इच्छुक है वही संपर्क करे। हाँ। वैसे एक कि 2-4 दिन या 2 महीने सीख के छोड़ दे, उसमें कोई फायदा भी नहीं है, समय बर्बाद करना है। वही विद्यार्थी हैं जिन्होंने तालीम लेकर के संगीत की सेवा करनी है। जी बिल्कुल। तो जी बड़ा बड़ा आभार, आज हमारे बदलता दौर चैनल पर आपने जो अपने विचार रखे और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला आप सबसे। तो जैसे एक संगीतकार के कुछ रूल नियम होते हैं, जैसे क्या क्या होते हैं? हाँ, संगीतकार के नियम सबसे पहले तो यही हैं कि संगीतकार में श्रद्धा, ईमानदारी और संस्कार, ये तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी, यानी उसमें सत्संगतता का होना बहुत ज़रूरी है। कोई व्यक्ति आज जो सत्संग है, आज केवल गाने बजाने को सत्संग समझते हैं कि 2 मटके वादक बैठे हैं और एक गुरु अपनी दाढ़ी बढ़ाए बैठा हुआ है और वहाँ शब्द गाए जा रहे हैं और उनको सत्संग कह देते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सत्संग का मतलब ये है संगीत की पूर्ण अच्छे तरीके से ईमानदारी के साथ में उसको मतलब सच्ची श्रद्धा रखते हुए उसकी सेवा करना। तो संगीतकार के ये नियम है कि सबसे पहले तो ईमानदारी अपने बॉडी में रखे, अपने हृदय में रखे, किसी के प्रति वैर भाव
विरोधाभाव उसका भाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, कुछ ऐसी टेक्निकल जो बातें हैं, जैसे भाई सुबह वह रियाज का हकदार है, उसको कहते हैं ना कि जो करेगा रियाज वो करेगा राज। तो सुबह मॉर्निंग में सुबह उठे, सारी दुनिया जब उठती है तो संगीतकार कोई भी कलाकार है उसका पहला कर्तव्य यही है कि दुनिया जब तक उठती है उस समय उसके 2 घंटे का रियाज हो चुका हो। सबसे पहले उठे, उसके पश्चात में जितना लिया है वह किसी देने को भी उसका मन होना चाहिए कि वह समझे कि मैं ये जो मैंने सीखा है वो किसी को मैं दे भी पाऊँ। और उसमें फिर उसके रियाज के जो तरीके हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं भी ये चीज़ें नहीं खानी है, ये चीज़ें नहीं खानी है, अगर तो मेरा तो ये विशेष मतलब सुझाव है कि वो थोड़ा सा ठंडी चीज़ें जो होती हैं उससे थोड़ा कटाक्ष रखेगा, उनसे दूर रहेगा, या फिर ऐसी चीज़ें जिनसे शरीर में नकारात्मकता उत्पन्न होती है तो उनसे थोड़ा दूर रहे, विषय विकारों से दूर रहे। और जितने भी लोग, जैसे आजकल कई बार कह देते हैं कि आर्टिस्ट लोग जो होते हैं वो खाने पीने का बहुत शौक रखते हैं, तो खाने पीने में मैं सारी बातें नहीं उजागर करूंगा, लेकिन खाने पीने की तरफ अच्छी चीज़ों की प्रकृति ने हर चीज़ दे रखी है। जो चीज़ मांस और मिट्टी से उत्पन्न होती है उससे 10 गुना प्रोटीन देने वाली चीज़ें इस धरा पर हैं जी, फिर वो आदमी खा सकता है। तो उनके द्वारा अपनी जो अनापूर्ति करे, न कि किसी पशु पक्षी की हत्या करे जी, और अपने संगीत को एक अच्छा नेक और सच्चा संगीत बनाए। जी। एक छोटा सा क्वेश्चन और, जैसे ब्रह्मचर्य का भी तो बिल्कुल पालन। बिल्कुल, ब्रह्मचार्यता ये है कि अपनी नीति और निर्देशों के अनुसार अपनी बॉडी में और अपने गुणों में, अपने वाक्य में और अपने विचारों में, अपने मस्तिष्क में किसी प्रकार की कोई बुरी भावना न आए और वह सच्चा रहे, बिल्कुल ईमानदारी से रहे और गलत दृष्टि से किसी को न देखे और ना ही अपने प्रति गलत दृष्टि किसी की होने का आतुर हो जी। तो ये ब्रह्मचार्य का मतलब नियम है जी। और भी बहुत सारी बातें हैं, परंतु सारी चीज़ें यहाँ मतलब नहीं बता पाएंगे हम। तो इस प्रकार की रहेगा, सच्चा रहेगा, अच्छा रहेगा, हर जितनी भी दृष्टि उसकी साफ रहेगी तो संगीत की दिशा में वह बिल्कुल एक सूचा कलाकार माना जाएगा, सच्चा कलाकार माना जाएगा। बिल्कुल, बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब, आज बदलता दौर चैनल पाकर कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, मेरे को हृदय गदगद हो गया है जी। और बदलता दौर के सभी दर्शकों को और उसके सभी ओनर्स को, उसके जितने भी कार्यकर्ता हैं जो पर्दे के पीछे भी काम कर रहे हैं, उनको भी सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम है और सभी का धन्यवाद करता हूं कि वो टीम यहाँ तक पहुँची। और मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी ऐसे कलाकार जो छिपे हुए कलाकार हैं, जो कहीं तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, बदलता दौर उन सभी को कलाकारों को उभारने के लिए अपनी मुहिम को लेकर जो चल रहा है उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ बार बार इस बात के लिए। क्योंकि कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी जी। तो सभी का हृदय से धन्यवाद जी। तो वही सभी दर्शकों का भी धन्यवाद जो वीडियो का अंत तक बने रहे। और डॉक्टर साहब द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, और बाकी बहुत कुछ रह भी गया है, अगर आप चाहो तो फिर कभी मुलाकात करें डॉक्टर साहब से, पार्ट 2 भी आ सकता है। तो वही सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद है। सभी भाइयों को राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणा।